हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब नीट में बचे सिर्फ और सिर्फ 5 महीने और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे और वो भी ज़ीरो लेवल पे होंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे फिजिक्स को अप्रोच करना है, कि अभी भी पॉसिबल है फिजिक्स में 150 प्लस मार्क्स स्कोर करना नीट में। तो यस, बिल्कुल पॉसिबल है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने थे और मैंने उसमें से 2.5 महीने में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, ताकि लास्ट का 1 and 1.5 मंथ मुझे मिल गया था प्रॉपर रिविजन करने के लिए एंड मॉक टेस्ट देने के लिए। और मेरा स्कोर 158 आया था आउट ऑफ 180। तो जब मैं 4 महीने में कर सकती हूँ तो आप लोग भी डेफिनेटली 5 महीने में कर सकते हो। बिल्कुल पॉसिबल है। बस एक चीज़ आपको करनी है कि आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर आप अभी भी स्टार्ट करो ना तो आपको एकदम फोकस के साथ, एकदम डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई करनी है अब। और आज इस वीडियो में मैं आपको एकदम वही स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो मैंने फॉलो करी थी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बता दूँ कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो और वो पॉसिबल ही ना हो। जो भी मैं बताऊँगी वो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल अचीव करना। तो आपको वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक अच्छे से सुनना है। जो जो मैं बता रही हूँ सबको आपको इम्प्लीमेंट करना है, डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा। और क्योंकि मैंने अपने टाइम पर सेल्फ स्टडी करी थी, तो जितने भी बच्चे भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे रिसोर्सेज बताने वाली हूँ जो मैंने फॉलो करे थे, जिनसे मेरा सिलेक्शन हुआ। जो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, या तो यूट्यूब पे या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। उधर आपको सब कुछ मिलेगा जो जो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी यूज़ करने के लिए। और सेल्फ स्टडी करते टाइम फिजिक्स में क्या क्या इश्यूज आपको आ सकते हैं, जिनको कैसे ओवरकम करना है, कैसे डील करना है, सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहला डाउट आपको होगा कि मैंने अपना सिलेबस 2.5 महीने में कैसे ख़त्म किया। तो मैंने कोई प्लानर वगैरह नहीं बनाया था, मैंने करा था मॉक टेस्ट के थ्रू। मैं एक ड्रॉपर थी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने एक प्लानर बनाया, मैंने उसे थोड़ा सा फॉलो किया। फिर जैसे मेरे बैकलॉग्स होने स्टार्ट हो गए उसमें, मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने दूसरा प्लानर बनाया, मैंने फिर उसे फॉलो किया। फिर जैसे उस पर बैकलॉग हो गए मैंने उसे छोड़ दिया। तो मैं ऐसे करती गई, प्लानर पे बनाती गई और ये चक्री घूमती चली गई। और लास्ट तक ऐसा हो गया कि मेरे को कुछ नहीं आता था। मतलब को ऐसा लगा कि यार मैं इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया। वही सेम चीज़ मैं बार बार पढ़ती गई प्लानर बना बना के। बट एट द एंड जो एंड के चैप्टर्स थे वो तो हुई ही नहीं कभी। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। उन्होंने कर दिया होगा 1-2 महीने पहले, पर उन्होंने प्लानर बनाया, पर उसके बाद उन्होंने उसे थोड़ा सा फॉलो किया, फिर बैकलॉग हो गए तो फिर उसे छोड़ दिया। और ऐसा कर करके सेम स्टार्टिंग ही चैप्टर बार बार करते चले गए, पर लास्ट तक कभी पहुँचे ही नहीं आगे तक। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं और वो अब स्टार्ट कर रहे हैं। बट ये गलती हो जाती है सबसे, तो ये गलती अब दोबारा नहीं करनी है। तो जब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था तो उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे, जैसे मैंने बताया। तो मैं बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि प्लानर के थ्रू मेरा पहले सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था उसकी वजह से। तो अब मेरे पास वो टाइम ही बहुत लिमिटेड है, मेरे पे एक दिन भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो मैं ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहती जिस वजह से मेरा कोई भी दिन वेस्ट हो जाए या कुछ भी मेरे साथ बहुत ख़राब हो जाए। तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं वही करूँगी जो एकदम परफेक्ट होगा। मैं फिर से प्लानर वाले चक्कर में नहीं पड़ूंगी, बेशक थोड़ा सा टफ रास्ता चूज़ करना पड़े। बट एट द एंड मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए जो भी नीडेड होगा मैं वो सब करूँगी। तो मैंने इसलिए प्लान वगैरह कुछ नहीं बनाया, मैंने किया मॉक टेस्ट के थ्रू। एंड इस टाइम पे अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मैं आपको भी ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ मॉक टेस्ट के थ्रू करना, प्लानर वगैरह मत करना, बिकॉज काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड अभी आप लोगों के पास भी नहीं बचा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो जो टाइम है इसको अगर अच्छे से यूटिलाइज़ कर लोगे ना, एकदम प्रोडक्टिव कर लोगे, बिल्कुल वेस्ट नहीं करोगे, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। पर अगर अब भी वेस्ट करते जाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत खतरे में जा रहा है। तो इसलिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, इसको सीरियसली लो, बिल्कुल हो जाएगा। बट सीरियस लेना होगा एक एक दिन को। कोई भी एक सेकंड भी आपका ऐसे वेस्ट नहीं करना, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। अब बात आती है मॉक टेस्ट के थ्रू मैंने कैसे किया और ये क्या, इसके क्या बेनिफिट्स हुए। देखो, मैंने क्या किया, मैंने कोई भी मॉक टेस्ट लिया और मैंने डिसाइड कर लिया कि जो मॉक टेस्ट है मैं 2 हफ्ते बाद दूंगी। तो उसका जो सिलेबस है वो मेरा टारगेट बन गया कि मुझे 2 हफ्ते में वो सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसके बाद मुझे देना मॉक टेस्ट। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, जब हम प्लानर के थ्रू करते हैं और हमारा कोई भी बैकलॉग हो जाता है ना, हम छोड़ देते हैं। बट वो चीज़ अब यहाँ पे नहीं थी। मुझे पता है मुझे मॉक टेस्ट देना है, तो शायद मेरा अगर बैकलॉग भी हो रहा होगा ना, मुझे ऐसा लग भी रहा होगा कि यार मेरा जो पूरा सिलेबस है वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, तब भी मुझको मॉक टेस्ट देना है। तो बीच में छोड़ देना और फिर रीस्टार्ट करना, ये कोई चक्कर नहीं था। बाकी इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका डिसिप्लिन, कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या नहीं। अगर आप दोगे ही नहीं, आप स्किप कर दोगे, तो फिर जो तरीका है पूरा फेल हो जाएगा, ये काम करेगा ही नहीं। तो आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझ सकती हूँ कि इस प्रिपरेशन के टाइम पे जब आपका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट नहीं होता मॉक टेस्ट का, तो मन करता है कि यार नहीं देना। तो आप किसी को बोल दो कि आपको कहे कि आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था, मैंने अपने घर में बोल दिया था सबको कि देखो मुझे इस दिन मॉक टेस्ट देना है। अगर मैं दे दूँ तो ठीक है, अगर मैं नहीं दे रही हूँ तो आप लोग मुझे डांटना कुछ भी करना, पर मुझे मॉक टेस्ट दिलवाना, बिकॉज मुझे मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है। अगर एक मॉक टेस्ट छोड़ते हो ना, दूसरा भी छोड़ोगे, तीसरा भी छोड़ोगे, फिर वो छोड़ते रहोगे, फिर ये पूरा तरीका जो बेकार हो जाएगा। तो मैंने घर में सबको बोल दिया था। तो पहले तो मैं खुद ही कोशिश करती थी कि मैं खुद ही दे दूँ,
पर अगर इन केस मुझे ऐसा लगता था कि यार छोड़ देती हूँ, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, तो मेरे घर वाले मुझे इतना इंसिस्ट कर देते कि नहीं तू दे दे, तो फिर मैं दे देती थी। तो मेरा बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा शेड्यूल से सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट करे और इस तरीके से मेरा जो सारा सिलेबस है वो 2.5 महीने में ख़त्म हो गया था। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट हमें मिलता है इस तरीके से, वो ये कि हम जब प्लानर के थ्रू करते हैं ना, तो कई बार अगर हम कंसिस्टेंटली हो भी जाए, हम पूरा प्लान कंप्लीट कर भी ले, तो उसके बाद क्या होगा, हमें जितना हमने करा है ना, हमें उसका मॉक टेस्ट नहीं मिल पाता। और फिर ये होता है कि हमारा प्लान तो कंप्लीट हो गया बट हम मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे क्योंकि हमें सेम सिलेबस का मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा। बट यहाँ पे हमने क्योंकि सिलेबस ही मॉक टेस्ट से लिया है, तो मॉक टेस्ट तो हमारे पास रेडी है, तो साथ साथ हम सिलेबस करते जा रहे हैं, पार्ट टेस्ट देते जा रहे हैं। इससे हमारी जो मॉक टेस्ट देने की नीड है वो भी पूरी हो रही है। और आपको क्या करना है, अभी 2-3 महीने आपको पार्ट टेस्ट देने हैं, ठीक है। आपको फरवरी तक पार्ट टेस्ट देना है, फिर मार्च अप्रैल में आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि खाली आप फुल मॉक टेस्ट देंगे, ऐसा नहीं होता। पार्ट टेस्ट देना भी इक्वल इंपॉर्टेंट है जितना आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। हर चैप्टर में आपकी डिटेल में माइन्यूट सी गलती जो आपको पार्ट टेस्ट के थ्रू पता लग पाएगी ना, वो फुल मॉक टेस्ट में नहीं पता लग पाएगी। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि पार्ट टेस्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट के लिए, और वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं नीट में आने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि आप कोई भी एक पार्ट टेस्ट सीरीज तो पूरी फॉलो करो। एक बार आपको सारा सिलेबस जो है वो पार्ट टेस्ट के थ्रू भी देना है, तो साथ साथ सिलेबस करो, पार्ट टेस्ट दो, तो इससे बेस्ट तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से मैंने अपना सिलेबस जो कंप्लीट किया था। अब बात आती है कि जो 14 डेज़ में मैंने अपना पार्ट टेस्ट का सिलेबस करा था वो कैसे करा था। तो फिज़िक्स का बताती हूँ मैं आपको। तो फिज़िक्स में क्या किया था, वन शॉट से मैंने लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। अब सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आएगा कि क्या वन शॉट्स इनफ है, क्या वन शॉट से सिलेक्शन पॉसिबल है। सो बिफोर गिविंग द आंसर आई वांट टू आस्क यू कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप डिटेल बैच से लेक्चर लेके कंप्लीट कर सकते हो अपना पूरा सिलेबस। क्या 5 महीने में आप पूरी 1 साल वाला सिलेबस देख लोगे, क्या सारे लेक्चर्स देखना पॉसिबल है आपके लिए। एक बार को चलो मान लिया आपने लेक्चर्स कंप्लीट कर भी लिए, बट लास्ट में आप ना ही रिवाइज कर पाओगे ना ही मॉक टेस्ट दे पाओगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होने वाला है इससे। ऑन द अदर एंड अगर आप वन शॉट से अपना सिलेबस फटाफट से कंप्लीट कर लेते हो फेब्रवरी एंड या मार्च तक, तो आपको लास्ट में 1 या 1.5 मंथ मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर मॉक टेस्ट और रिवीजन कर सकते हो, और उससे आप अपना सिलेक्शन अश्योर कर सकते हो। तो पहली बात तो यही है कि आपके पास अब टाइम ही नहीं बचा है कि आप डिटेल से कर पाओ, आपको वन शॉट्स ही करनी पड़ेगी, चाहे आपने कोई डिटेल बैच ले रखा हो या ना ले रखा हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो भी आपको वन शॉट से करना होगा, और अगर आपके पास कोई बैच है भी तब भी आपको वन शॉट से करना होगा। अब डिटेल में देखने का टाइम नहीं बचा, व्हाट यू कैन डू, आप पहले वन शॉट से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, अपना सिलेक्शन अश्योर कर लो कि एटलीस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। फिर आप रिवीजन मॉक टेस्ट करते टाइम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपका टारगेट एक बहुत अच्छी रैंक है तो। लेकिन सबसे पहले आपको अपना सिलेक्शन इंश्योर करना होगा, पहले 600 मार्क्स पक्के करने होंगे, फिर आप उससे आगे जाना। सेकंड क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सी वन शॉट्स देखनी है। यूट्यूब पे तो बहुत सारी वन शॉट्स अवेलेबल है, तो मैंने अपने टाइम पे उम्मीद बैच की वन शॉट्स देखी थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। एंड आई रियली फिर वहाँ पे आपको इनफ कंटेंट मिलेगा नीट के लिए, एंड उससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप क्या कर सकते हो, उम्मीद 2025 बैच से पढ़ सकते हो या फिर प्रचंड बैच से कर सकते हो। तो ये दोनों वन शॉट्स एकदम बेस्ट है। अब आपको ये डाउट होगा कि अगर वन शॉट्स इनफ है तो क्या वन शॉट्स में और डिटेल बैचेस के लेक्चर्स में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। नहीं, फ़र्क तो है, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस फ़र्क को फ़र्क रहने देते हो या फिर नहीं। मतलब सिंपल सा है कि वो जो गैप है उसका बहुत इजीली कवर अप कर सकते हो, ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको वन शॉट को देखने के बाद खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि डिटेल बैच के लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, लेकिन जब आप लोग वन शॉट से करते हो तो वहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। तो अब अगर आप ये सोचो कि वन शॉट देख ली और जितने क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो गया, तो नहीं होगा। वन शॉट के क्वेश्चन इनफ नहीं होते, वहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको खुद से एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग वन शॉट प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो देन इट इज़ इनफ। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा बहुत क्लियर था कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, मैं यूट्यूब से ही वन शॉट देखूँगी। मेरे पास कोई टाइम नहीं बचा डिटेल बैच से करने का बिल्कुल भी। तो उस टाइम में मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं वन शॉट तो देख रही हूँ, पर अगर उसके अलावा मुझे जो जो करना पड़ेगा टू मेक इट इनफ, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप लोग वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लेते हो तो इट इज़ इनफ। बट अगर आप लोग वही सोचो कि स्पून फीडिंग हो, जितना लेक्चर में मिल जाए बस वही कर ले, तो नहीं होगा। आपको खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी इनफ होगा। एंड बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो वन शॉट से पढ़ते हैं पर साथ ही साथ ना उनके दिमाग में थॉट कॉन्स्टेंटली चलता रहता है कि यार मैं वन शॉट से कर रहा हूँ, क्या मेरा हो पाएगा, क्या इनफ है वन शॉट्स। तो बहुत ज़्यादा आप लोग सेल्फ डाउट करते हो अपने ऊपर। एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सेल्फ डाउट को बंद करो, क्योंकि जितना अगर आप सेल्फ डाउट रखोगे ना, आपसे नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि हमें जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आता होता है, पर हम लोग पहले ही ज़ूम करके चलते हैं कि यार मैंने तो वन शॉट से पढ़ा था, मैंने तो इतना डिटेल में पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो नहीं आता होगा। हम इतना नेगेटिव सोच लेते हैं अपने बारे में कि वो आता हुआ क्वेश्चन भी हमें इतना डिफिकल्ट लगने लगता है कि हमसे नहीं होता। फिर जब हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी था, हो सकता था हमसे।
क्यों? क्योंकि उस टाइम हम पैनिक कर गए, हमने उसको करने का ट्राई नहीं किया, तो यही गलती रह जाती है हमारी। मॉक टेस्ट करते टाइम ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़ के गए हो, उसके साथ-साथ ये भी मैटर करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप पॉज़िटिव सोच रहे होंगे कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझे आता है, मैंने पढ़ा है, तो आपसे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाएँगे। लेकिन अगर आप हर चीज़ में नेगेटिव सोचोगे कि यार मैंने तो वन शॉट ही देखी है, मुझसे तो नहीं हो सकता, मैंने तो बहुत ही कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, तो ऑटोमैटिकली आपको जो बहुत ईज़ी क्वेश्चंस भी होंगे ना, वो आपको डिफ़िकल्ट लगने लगेंगे। आप हर ईज़ी चीज़ में भी सोच लोगे कि यार इसमें कुछ टफ़ ही होगा, इतना ईज़ी तो नहीं पूछ सकते, नहीं आएगा। तो ये चीज़ें ना नेगेटिव हो जाती है फिर। तो आपको बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं रखना है अपने अंदर और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस रखोगे अपने अंदर कि यार मैं बेशक वन शॉट से देख रहा हूँ, पर मैं उसके साथ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं एकदम इनफ कर रहा हूँ, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन अगर आप अपना कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर दोगे और बार-बार ये सोचोगे कि मैंने वन शॉट से ही किया है, तो फिर नहीं होगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, बी कॉन्फिडेंट कि यार आप कर रहे हो सब कुछ, तो फिर होगा। मॉक टेस्ट देते टाइम मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती थी और मुझे बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं होता था कि हाँ मैंने वन शॉट से देखा है तो शायद मुझसे नहीं होगा। मैं ये सोचती थी मैंने वन शॉट से देखा पर मैं उसके साथ-साथ सब कुछ किया है तो मुझसे होगा, क्यों नहीं होगा? सो आई होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेरी सो आई होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग वन शॉट्स। अब आगे चलते हैं। तो वन शॉट देखने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें अप्रोच समझ नहीं आती है, हमें ऐसा लगता है कि यार कैसे होगा, मतलब सब कुछ आता होता है पर स्टार्ट कैसे करें ये समझ नहीं आ पाता। और ये एक बहुत बड़ा इश्यू जो मेरे साथ हो रहा था वन शॉट्स देखने के बाद। मैं वन शॉट देख के समझ लेती थी सब कुछ, पर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही थी, मुझसे अप्रोच नहीं हो रही थी। तो उसके लिए मैंने फॉलो करी थी तमन्ना मैम की 7-7-7-7 क्वेश्चन सीरीज़। वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, पहले टॉपिक वाइज़, देन चैप्टर वाइज़, देन यूनिट वाइज़ एंड देन फुल बॉक्स के वे में। एंड वो सीरीज़ इतनी अच्छी है कि अगर आप वो सारे क्वेश्चंस लगाते हो, तो आपका जो अप्रोच वाला दिक्कत है ना, वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं नीट लेवल के, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रोच समझ में आ जाएगी, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। एंड एक और एडवाइस, आपको सीरीज़ को बिल्कुल भी लेक्चर की तरह नहीं लेना है, आपको उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह लेना है। सारे क्वेश्चंस पहले आप खुद करोगे, फिर सॉल्यूशन देखोगे। अगर सही है तो आगे जाओगे, नहीं है तो आप उसका सॉल्यूशन देखोगे कि कैसे सॉल्व करा है, और जो गलती हुई आपकी, वो आप आगे किसी और क्वेश्चन में नहीं करोगे। तो इस अप्रोच से आपको करना है। टेस्ट में अगर आपके साथ भी सेम इश्यू है ना कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है लेकिन आपको अप्रोच समझ नहीं आती, दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में इंप्रूवमेंट आएगी, आपकी काफ़ी ज़्यादा अप्रोच में इंप्रूवमेंट आएगी एंड फिजिक्स आपको इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगने लगेगी। इसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से, जो आपको करनी है मिनिमम 150 क्वेश्चंस की। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप लोग उम्मीद से लेक्चर ले रहे हो, तो वन डे वन चैप्टर नहीं करना। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आज देगा, थोड़ा सा कल, मतलब 2 टू 3 डेज़ में आपको कंप्लीट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर 3 डेज़ में कर रहे हो, तो रोज़ 50-50 क्वेश्चंस कर लो एंड 3 दिन में आपकी 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएँगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको करनी है, आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो वो नीट लेवल के हो और हर टॉपिक के क्वेश्चंस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चैप्टर पे आपने कोई 1-2 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ही ना हो। तो ऐसा मत करना, हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब आपके पास जो भी डीपीपी है, मॉड्यूल है, आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडब्ल्यूएनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ ले सकते हो और वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने भी उसी बुक से करी थी। काफ़ी अच्छी बुक है, वहाँ पे नीट लेवल के क्वेश्चन है, हर टॉपिक के, हर टाइप के, तो आप वहाँ से कर सकते हो। एक और एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि जब भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो हमेशा ईज़ी से स्टार्ट करो। पहले ईज़ी लेवल की करो, फिर मीडियम और फिर हार्ड, इस हायरार्की से आपको चलना है। कई बार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, सीधा डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने कर दिया स्टार्ट, वो हमसे होगा नहीं। हमारा कॉन्फिडेंस वहीं पे पूरा ब्रेक हो जाएगा, हमें ऐसा लगेगा कि यार हमने लेक्चर भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या कमी है, हम खुद पे ही डाउट करने लग जाएंगे कि यार हम में ही कुछ कमी है, शायद हमसे हो ही नहीं सकती फिजिक्स। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं फिर। बट रियलिटी है कि कमी आप में नहीं है, कमी आपकी स्ट्रैटेजी में। अगर आप सीधा डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे तो शायद किसी से भी नहीं होगा। ये बहुत नेचुरल है, आपको पहले ईज़ी करना है। सारा ईज़ी करोगे पहले, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप मॉडरेट कर पाओगे। फिर वो कर लोगे तभी आप डिफिकल्ट कर पाओगे। सीधा डिफिकल्ट पे जाओगे तो किसी से भी नहीं होगा। तो ऐसे नहीं करना कि पहले डिफिकल्ट करो, हमेशा पहले ईज़ी करो, फिर मॉडरेट एंड फिर डिफिकल्ट। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा ना, तो ऐसे रोने नहीं लगना कि भाई क्वेश्चन नहीं हो रहा। बहुत नेचुरल सी बात है, 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 150 में से 150 नहीं होंगे आपसे। हो सकता है 70 हो सकता है 100 हो। जो नहीं हो रहे, ठीक है, उनका सॉल्यूशन देखो, उन्हें समझो कैसे करना है और फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करना कि आपसे हो जाए। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर नहीं हो रहा तो आपको सॉल्यूशन देख के समझना है और नेक्स्ट टाइम कोशिश करना है कि सेम क्वेश्चन आपका गलत ना हो, आप कर पाओ। जो हो रहा है ठीक है। तो ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं कि इतने मिनिमम होने चाहिए, बट जितने हो रहे हैं ठीक है, जो नहीं हो रहे उन सबका सॉल्यूशन देखो, उन्हें समझो और नेक्स्ट टाइम उन्हें सही करना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी है फिजिक्स में, तो देखो मैंने तो नहीं पढ़ी थी एंड आप लोग भी मुझे पता है नहीं पढ़ने वाले हो।
तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो उम्मीद बैच की नोट्स रीड कर सकते हो या फिर आप मेडिसी बुक पढ़ सकते हो जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है नोट्स के लिए। फिजिक्स में आपको एक और चीज़ करनी है, वो आपकी फार्मूला शीट जो आप सबको अपनी खुद की बनानी है। मैंने भी अपनी खुद की बनाई थी, बिकॉज फिजिक्स में फार्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो। क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपको फार्मूलाज आते होंगे, तो वो एकदम से तो ऐसे याद नहीं होते। उसके लिए आपको फार्मूला शीट बनानी है, डेली उन्हें रिवाइज करना है सुबह शाम, देन आपको इवेंचुअली 3-4 दिन में याद हो जाएंगे। तो ये आप सबको बनाना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको रेफरेंस के लिए मिल जाएगी जहाँ से आप देख के बना सकते हो। इसके बाद आपको करना है पीआईक्यू, जो आप लास्ट 10 ईयर्स तक के कर लेना। उसके लिए भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बुक मिल जाएगी, वहाँ से लेके आप कर सकते हो। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी उन 14 डेज में, और उसके थ्रू मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। फिर मैंने दिया मॉक टेस्ट। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी तो मैंने कहाँ से मॉक टेस्ट दिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो मैंने टेलीग्राम से ही ढूंढ के मॉक टेस्ट दिए थे आकाश वगैरह के। तो वो मॉक टेस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रही हूँ, जो टेस्ट सीरीज मैंने दी थी। तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ पे जाके आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे, जो आप दे सकते हो। वहाँ पे इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट है जो आप दे सकते हो, जिनसे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड मैं लास्ट तक अपलोड करती रहूँगी, सो यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन मी। मॉक टेस्ट देना कितना ज़रूरी है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो कोई भी बच्चा मॉक टेस्ट को नहीं छोड़ेगा। टाइम ही पहले आपको पार्ट टेस्ट देना है, फिर आपको फुल मॉक टेस्ट देना है, बहुत ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं होता, वो आपको आपकी गलतियाँ बताने के लिए होता है, ताकि वो गलतियाँ आप इम्प्रूव कर लो और नीट में ना हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दो और अपनी गलतियाँ पता लगाओ। इवन इफ अगर आपका जो सिलेबस है पूरा प्रिपेयर नहीं भी हुआ है मॉक टेस्ट के लिए, तो भी आपको देना चाहिए मॉक टेस्ट, क्योंकि उससे क्या होता है, एटलीस्ट जितना आपने प्रिपेयर करा था, आप जितना पढ़ के गए हो, उतना तो आपको पता लगेगा कि उसमें आपको कितना आता है और क्या नहीं आता। फिर वो आप गलतियाँ इंप्रूव कर सकते हो और वो चैप्टर आपके पक्के हो जाएंगे। बट इन केस अगर आपने छोड़ दिया एक चैप्टर के लिए, 2 चैप्टर के लिए जो आपने नहीं पढ़े, तो वो तो नहीं पढ़े, पर जो आपने 10 चैप्टर पढ़े थे उनका क्या? वो भी आपने बेकार कर दिया ना। मतलब जो नहीं आता वो तो नहीं आता, पर जो आता था वो भी आपने बेकार कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद यू विल इवेंचुअली फील कि यार वो चैप्टर मैंने पढ़ा तो था, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है उस चैप्टर में, मुझे आता नहीं है, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट देके देखा ही नहीं कि आपको कितना आता है। कॉन्फिडेंस कैसे आ जाएगा? वो तो मॉक टेस्ट देने से ही आता ना, वो आपने दिया नहीं, वो आपने स्किप कर दिया, और फिर कुछ टाइम बाद वो आपका बैकलॉग बन जाएगा। तो बैकलॉग इतना होता नहीं जितना हम लोग मॉक टेस्ट को स्किप करके एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मॉक टेस्ट अगर आप रेगुलरली दोगे तो आपके 3 फ़ायदे होंगे। पहला, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सेकंड, आपको आपकी गलतियाँ पता लगेगी जो आप इम्प्रूव कर सकते हो आगे जाके। थर्ड, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होगी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सही करना ज़रूरी नहीं है, उस 3 घंटे में सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना आना चाहिए, जिसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो उस 3 घंटे को कैसे हैंडल करना है, उस पैनिक को कैसे हैंडल करना है, वो सब नहीं आ पाएगा। बहुत ज़्यादा पैनिक होता है देते टाइम, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो वो सब आपको शुरू-शुरू में होगी। बट धीरे-धीरे आप मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आप अडैप्ट हो जाओगे और फिर ये सब होना कम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट दो। नेक्स्ट और लास्ट थिंग आपकी आती है रिवीजन, जिसके लिए आपको चाहिए शॉर्ट नोट्स या फिर माइंड मैप्स, या फिर आपकी फॉर्मुला शीट्स भी वर्क कर जाएगी। तो शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो पहले आपको 10-15 मिनट में जब भी आप रिवाइज कर रहे हो, आपको ये सब रीड करना है, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो जब मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन प्रैक्टिस का बता रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि 150 में से आपसे जितने क्वेश्चन हो गए ठीक है, जो नहीं हुए उन्हें आप मार्क कर लेना। वो क्वेश्चन आपको दोबारा करके देखना है कि आपसे हो रहे या फिर नहीं हो रहे। तो वो आप कब देखोगे? आप रिविजन में ही देखोगे। जब आप रिवाइज करो ना, तभी आपको देखना है कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं। जब आप रिवाइज करो ना, तो तभी आपको वो क्वेश्चन दोबारा करने हैं और फिर देखना है कि आपसे हो रहे हैं या नहीं। जो नहीं हो रहे उन्हें आप फिर नेक्स्ट टाइम फिर रिवाइज करोगे। तो इस तरीके से आपको करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये थी मेरी पूरी स्ट्रैटेजी। ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी अभी 5 महीने के हिसाब से। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बताया कि आपको लगे कि यार बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, या ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि यार ये तो कम है, इससे हमारा सिलेक्शन शायद ना हो पाए। तो एकदम परफेक्ट है। इतना करोगे तो पॉसिबल भी है करना, एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, एंड ज़रूर से शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। जब वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है फ्री में, तो जाओ उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। चैनल पर अगर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ कोई मत जाना। आपको एक बटन दबाना होता है फ्री में, तो प्लीज़ दबा दो यार, और मेरे जल्दी से 15 के सब्सक्राइबर्स करवा दो, तो प्लीज़ कर दो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।